जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो हमें क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं। हमारी होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल ही लो हो जाती है और कुछ लोग तो ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, रिटर्न परसेप्शन अपना अलग ही बना लेते हैं, म्यूचुअल फंड अवेयरनेस ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं समझते, तो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या पर्पस है वो कैसे समझेंगे। और जब तक आप इन बातों को समझते हैं तब तक जो आपके इन्वेस्ट करने का नीड होता है, जो गोल होता है, जो आप सेट करते हैं कि इस बात के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको लेके जो समय होता है वो आपके हाथ से ऑलरेडी थोड़ा बहुत निकल चुका होता है। सो हेलो एवरीवन, विजडम बाय प्रणय में आपका स्वागत है। और मैं निकिता आज CAGR दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और प्लस इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारा जो बिहेवियर होता है, जैसे मार्केट ऊपर नीचे करते रहता है वैसा जो हमारा बिहेवियर होता है इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसके बारे में समझेंगे आज। CAGR दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसे हम एक तरह से एनुअलाइज्ड रिटर्न भी कहते हैं। म्यूचुअल फंड में अच्छा CAGR होना मतलब ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल्स पर और उसके रिस्क टॉलरेंस पर। जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 to 15% के CAGR को एक अच्छा CAGR कंसिडर करते हैं। वही डेट के लिए 8 to 10% इज़ अ गुड CAGR। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग मतलब क्या है? कंपाउंडिंग ये शब्द जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही डिराइव हुआ है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है 5%। तो इस साल आपको 5 रुपीज़ एज एन इंटरेस्ट मिलेगा और अगले साल जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 100 रुपीज़ प्लस जो इंटरेस्ट मिला 5 रुपीज़, टोटल हो गया 105 रुपीज़। तो अगले साल 105 रुपीज़ पे 5.25 रुपीज़ हमको एज एन इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी तरह म्यूचुअल फंड में जिस भी स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट किए गए प्रॉफिट पर आप प्रॉफिट कमाते हैं और जितना लंबा ये इन्वेस्टमेंट टेन्योर होता है ना, उतना ही ज़्यादा ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का खेल होता है आपके वेल्थ क्रिएशन में। अब आप बोलेंगे ये कैसे? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 लाख रुपए डाले हैं जो कि 10% का कंपाउंडेड रिटर्न आपको देगा। 20 साल बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो होगा 6.7 लाख रुपीज़। सो आप समझ सकते हैं ये है कंपाउंडिंग का जादू। 7 टाइम्स आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाया है यहाँ पे। सो अब एक सवाल मन में उठ रहा होगा कि ये CAGR कैलकुलेट कैसे करें। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। CAGR इज इक्वल्स टू फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 डिवाइड बाई टेन्योर एंड दिस होल -1। तो अब इसे समझते हैं। अगेन हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में। 3 साल बाद उसका मार्केट वैल्यू बढ़कर 1.4 लाख रुपीज़ हो गया है। तो आपका CAGR कितना हुआ? सो हियर CAGR इज इक्वल्स टू फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो कि है हमारी 1.4 लाख रुपीज़, क्योंकि 3 साल बाद मार्केट वैल्यू बढ़कर हमारी कितनी हुई है? 1.4 लाख रुपीज़। तो ये 1.4 लाख हमारा क्या हो गया? फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हमने कितना इन्वेस्ट किया था? 1 लाख रुपीज़। तो 1.4 डिवाइड बाय 1 और टेन्योर कितना था? 3 साल। 3 साल बाद ये हमारा अमाउंट इतना बढ़कर आया है। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस होल -1 विच इज़ इक्वल्स टू 11.9%। तो हमारा CAGR कितना हुआ? 11.9%। तो अंदाज़न आपके इन्वेस्टेड वैल्यू पे हर साल जो एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला है जिसे हम CAGR कहते हैं, दैट इज़ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो कितना आया है? 11.9%। अब सवाल खड़ा होता है कि इस CAGR को जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो ये CAGR का हम यूज़ कैसे करें। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में डाले हैं और अज्यूम करते हैं कि 10% एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। तो 10 साल बाद आपका कॉर्पस कितना होगा ये देखते हैं। तो द फॉर्मूला हियर इज़ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टेड वैल्यू इंटू 1 + CAGR परसेंटेज ब्रैकेट टेन्योर।
सो यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और हमने इन्वेस्ट कितना किया है, हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस CAGR परसेंटेज। तो हमारा अज्यूम CAGR हमने कितना लिया था 10%, तो 1 प्लस 10% ब्रैकेट क्लोज, और टेन्योर कितना है हमारा 10 साल का, विच इज़ इक्वल्स टू 12.97 लाख रुपीज़। सो जो हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 12.97 लाख। सो दिस इज़ हाउ CAGR हेल्प्स कि आप एनुअलाइज्ड अपना रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं CAGR से। प्लस अगर आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको कितने साल के लिए उसको इन्वेस्ट करके रखना है, आप कोई पर्टिकुलर एक CAGR एनुअलाइज्ड रिटर्न अज्यूम करते हैं, तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना होगा। तो CAGR आपको ना सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंगली कि एनुअलाइज्ड रिटर्न ही नहीं बताता, आप उससे अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम क्या करें, कैसे करें, कितना मिलेगा, इन सारी चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन नहीं रखना है। CAGR आपको वेल्थ क्रिएट करने में इस तरह हेल्पफुल रहता है। सो यूज़ CAGR एंड कैलकुलेट इट। म्यूचुअल फंड में एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR इनके बीच में क्या डिफरेंस है? एब्सोल्यूट रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे जो ग्रोथ हुई है उसे परसेंटेज में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इन्वेस्टमेंट 3 साल में 1 लाख रुपीज़ से बढ़कर 1.4 लाख रुपीज़ हुआ है, मतलब आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि आपका एब्सोल्यूट रिटर्न कितना हुआ 40% हुआ। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये इन्वेस्ट किए हुए समय को इंक्लूड नहीं करता है। देखो 3 साल में 40% रिटर्न अच्छी बात है, लेकिन यही रिटर्न अगर 10 साल में हो तो इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? ये इन्फ्लेशन 4 to 5% भी अगर पकड़ ले तो 10 साल में ये इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेगा? इसलिए CAGR को म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट टेन्योर के हिसाब से हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट पे जो ग्रोथ है वो पता चलता है। तो म्यूचुअल फंड में CAGR को 1 साल से ज़्यादा का जो टेन्योर है, मान लो जैसे 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, इस टेन्योर के लिए हम CAGR का यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। CAGR हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, SIP, STP, SWP के लिए नहीं। किसी स्कीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखने के लिए भी हम CAGR का यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपेयर कर सकते हैं CAGR को कैलकुलेट करके। तो जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो CAGR का यूज़ कीजिए अपने वेल्थ को क्रिएट करने में। CAGR इज़ हेल्पफुल टू शो यू द क्लियर पिक्चर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर हमारा परसेप्शन ऐसा है ना कि हमको ओवरनाइट रिटर्न चाहिए, हमको बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न चाहिए, 1 महीने में हमको इतना सारा रिटर्न चाहिए, अरे हमारे पैसे डबल नहीं हो रहे, अरे ये तो कम हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कभी भी छोटे समय के लिए नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा कि आप जब एक अमाउंट डिसाइड करते हैं तो उसके पीछे आप एक गोल भी डिसाइड करते हैं कि मुझे ये पैसा किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करना है। मेरे रिटायरमेंट के लिए करना है, मेरे बच्चे के लिए करना है, मेरे हेल्थ के लिए करना है, मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है। ये कुछ गोल्स हैं जो हम सेट करते हैं, इसमें से हम एक कुछ डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ के लिए मुझे ये पैसा इन्वेस्ट करना है। तो 1 साल में 2 साल में आपको इतना सारा वेल्थ नहीं दिखने वाला है। इन्वेस्टमेंट टेन्योर कभी भी जितना लंबा रहेगा ना, ये कंपाउंडिंग का जो खेल है उतना ही पावरफुल होते जाएगा और आपको रिटर्न्स 100% से भी ज़्यादा मिलने के चांसेस है। आई अश्योर यू दिस। हमको ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट समझने लगते हैं। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है, ट्रेडिंग का पर्पस अलग है। वहाँ हम खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं, कुछ इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारा चीज़ है। आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट हम किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं। हमारे सेविंग को हम हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल गोल के लिए सेट कर रहे हैं। हम एक वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं हमारे सेविंग से। तो ये टेन्योर लंबा है, आप इसको कैसे होगा?
आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और ट्रेडिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आई विल गिव यू दिस एग्जांपल। मेरे सो एंड सो कोई पहचान वाले हैं एंड वन डे शी केम और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास कुछ अमाउंट है जिसको मुझे इन्वेस्ट करना है। और मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि आप इस अमाउंट को किस पर्पज़ से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको ये अमाउंट उनके बेबी के लिए इन्वेस्ट करना है। सो मैंने कहा ओके फ़ाइन, हम इस अमाउंट को अच्छे स्कीम में डालते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम ट्रेडिंग करेंगे, हम स्टॉक्स खरीदेंगे, हम स्टॉक्स में पैसा डालेंगे। तो मैंने कहा कि ओके फ़ाइन, लेकिन आपका पर्पस कुछ अलग है। आप अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं और आप उसको लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है, लेकिन मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। आप पूरी तरीके से नए हैं मार्केट में, आपको इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है, आपके पास समय है। मैंने ये भी उनसे सवाल पूछा, आपके पास समय है ट्रेडिंग करने के लिए? आप पहले डिसाइड करिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ट्रेड करना है, क्योंकि ये चीज़ समझना ज़रूरी है। तो वो कहने लगे कि अगर लॉस होते रहा तो हम बेच देंगे। देन आई क्वेश्चन दैट कि कब बेचेंगे? आपने एक स्टॉक खरीदा, आपके सो एंड सो जो भी अमाउंट है उससे आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे, ठीक है, आपने स्टॉक्स खरीदे, अब आप बेचेंगे कब? जब प्रॉफिट हो रहा है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर 10 साल का है, 20 साल का है, तो आप बेचोगे कब? प्रॉफिट हो रहा है तब, या फिर प्रॉफिट टच होके जब वो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लग गया, लॉस होने लग गया, तब कब बेचोगे? और फिर एक बार आपने बेच लिया तो दोबारा आप वही खरीदोगे? क्या क्या करोगे? क्या कैसे आप उससे प्रॉफिट कमाओगे? कैसे आप अपने अच्छा फिर प्रॉफिट होने के बाद आप उसी अमाउंट को डबल इन्वेस्ट करोगे? मार्केट में ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आप कह रहे हो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ समय के लिए। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप खरीद रहे हो, आप बेच रहे हो, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आप दो चीज़ों को कंबाइन मत करिए। प्लस क्योंकि दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो वर्किंग है, तो मैंने कहा आपके पास समय कहाँ है कि आप ट्रेडिंग को समय दे पाए, आप मार्केट की तरफ ध्यान दे पाए। अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं फ़ाइन, फिर भी आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। अगर हम किसी और ठीक है, अगर आप जो भी अमाउंट डाल रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट एलोकेशन होना चाहिए। लार्ज कैप स्टॉक्स होने चाहिए, मिड कैप भी होने चाहिए, स्मॉल कैप भी होने चाहिए, सेक्टर वाइज भी एलोकेशन डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करोगे? डू यू हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग? नो। आप कह रहे हो कि मुझे मेरे बेबी के लिए अगर कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना है और मैं ऑल टुगेदर न्यू हूँ इस मार्केट में, और मेरे पास समय भी नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ बेटर कि आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में डालें, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, मे बी कोई और आपको कुछ और सजेस्ट कर सकता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि टोटली नए हैं, आपको सबसे पहले मार्केट में एंटर हो रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, आपका स्टडी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट मैग्नेट की तरह है। वो आपको अगर इनिशियल स्टेज पे प्रॉफिट दे रहा है तो आपका प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट खींचने की भी क्षमता रखता है। तो ये सारी चीज़ें, आप लॉस बेयर करने के लिए, आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, आप लॉस लेने के लिए तैयार है तो मार्केट में एंटर करिए। ट्रेडिंग करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा, और आपको ये मैनेज और बेयर करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट एक समय पे हो सकता है कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से भी अच्छा खासा अमाउंट आपसे खींच ले। मार्केट मैग्नेट की तरह काम करता है, आप खींचे चले जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है। और ये जो नए लोग जब एंटर होते हैं ना, एक्सपीरियंस से प्रो होते जाते हैं, फ़ाइन, लेकिन अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ बेटर कि अगर हमारे पास समय नहीं है, हम वर्किंग है, तो बेटर है कि आप, और आपका गोल भी ऐसा है कि आप ट्रेडिंग करके शायद उतना अचीव ना कर पाओ, तो बेटर है कि हम म्यूचुअल फ़ंड में डाल देते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में डालने का एक फ़ायदा ये है कि
आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। आप जिस भी स्कीम में अपना पैसा डालते हैं, मान लीजिए अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का मतलब ये नहीं है जितना भी पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है, किसी भी आप मान लीजिए अगर आप SBI का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लेते हैं, HDFC का लेते हैं या निप्पॉन का लेते हैं, किसी भी AMC का अगर आप कोई स्कीम ले रहे हैं, तो वो अपने उस स्कीम के अंडर सिर्फ कोई एक बैंक एलोकेट नहीं करते हैं, वो पूरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में जो भी आता है, जितने भी आते हैं, मैक्सिमम जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, ऐसे स्टॉक्स को इंक्लूड करते हैं। लार्ज कैप भी होते हैं, मिड कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप भी होते हैं। तो आपका जो पोर्टफोलियो है, जो एसेट एलोकेशन है, वो अच्छी तरीके से सेट होता है और जिसके पीछे आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको ऐसे बोलते परोस के थाली में मिल रहा है। आपको बस स्कीम अपने गोल्स के हिसाब से स्कीम चूज़ करनी है और आपको अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। सो अगर हमारा बिहेवियर ऐसा है इन्वेस्टमेंट को लेकर कि हमको चाहिए कि नहीं, हमको जल्दी जल्दी रिटर्न चाहिए। आप FD करते हो तो आपको 1 साल में कितना रिटर्न मिलता है, RD का तो छोड़ ही दो। तो जब म्यूचुअल फंड में या अगर आप स्टॉक्स भी परचेस कर रहे हो तो आपको रिटर्न मिल रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका टेन्योर। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप में पेशेंस होना चाहिए। हमें पेशेंस ही नहीं रहता। हमको इन्वेस्ट करना है, हमको चाहिए रातों रात पैसे डबल हो जाए, पेशेंस ही नहीं है, रुकना पड़ेगा। जब आपका टेन्योर लंबा होता है ना, मतलब 1-2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में आपको उतना नहीं दिखेगा, लेकिन 2 साल के बाद, तीसरे, चौथे, 5वें साल में आपको एक अलग ही सिनेरियो नज़र आएगा आपके पोर्टफोलियो में, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, प्लस किसी और पे डिपेंड मत रहिए। आप खुद भी स्टडी कीजिए, एटलीस्ट आप अपना बेसिक का कीजिए, बेसिक चीज़ें तो समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस पर्पस से या जिस गोल से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फुलफ़िल होना चाहिए। प्लस सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखिए कि इन्फ्लेशन बीट होना चाहिए। आपको प्रॉफिट, आपको रिटर्न जो भी मिल रहा है आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, वो इन्फ्लेशन को बीट करके मिलना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। और थोड़ा पेशेंस रखिए। बाकी सारी चीज़ों में हम काफ़ी पेशेंस दिखाते हैं। हम FD करेंगे तो हमको चलता है, हम गोल्ड परचेस करेंगे तो हमको चलता है, लेकिन जहाँ बात मार्केट की आ गई, जहाँ बात म्यूचुअल फंड की आ गई, लोगों में पेशेंस ही नहीं है। ये पहली बात। तो जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ हमको कुछ भी पेशेंस नहीं है। वहाँ हमको एकदम ताबड़तोड़ रिटर्न चाहिए। ऐसा क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। यू हैव टू कीप पेशेंस। ज़रूरी है, रुकना पड़ेगा। 1 महीने में अगर आपको ऊपर नीचे दिख रहा है, चलो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। कोविड के समय में कितने सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बहुत बुरी तरह डाउनफॉल देखा है। मे बी किसी किसी का प्रिंसिपल अमाउंट एकदम नेगेटिव भी हो गया है, लेकिन आफ्टर कोविड लोगों ने 100-200% रिटर्न गेन किया है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पेशेंस। वो रुके, उन्होंने हड़बड़ी में अपना पैसा नहीं निकाल दिया कि नहीं लॉस हो रहा है, हमारा पैसा डूब गया, हमारा पैसा डूब गया, ये नहीं किया। उन्होंने पैसा वहीं रहने दिया। और जब जैसे ही कोविड रुक गया, सब नॉर्मल हो गया, मार्केट ने जो बूम दिया है, लोगों के पैसे डबल हो गए हैं। वो अमाउंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट किसी किसी का जो ज़ीरो होने के कगार पे था, वो 100-200 टाइम्स हो गया है आज की डेट में। तो दिस इज़ व्हाट मार्केट आपको देता है, लेकिन इट इज़ लाइक कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हड़बड़ी में काम नहीं चलता। और जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये हड़बड़ी वाला बहुत सीन होता है कि नहीं, पूरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है आप लोगों की कि जैसे हाथ से सब कुछ चला ही जाने वाला है। कुछ कहीं नहीं जाने वाला है। आप रुकिए, इन्वेस्ट कीजिए,
अच्छे स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। CAGR हमने आज पढ़ ही लिया है, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। उसका यूज़ कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, खुद स्टडी कीजिए और पेशेंस रखिए, आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे।